आज का अपना पहला क्वेश्चन है बायोलॉजी का कि सन 1992 में रियो दी जेनेरो में संपन्न हुआ पृथ्वी सम्मेलन क्यों किया गया था। नंबर 1, CO2 उत्सर्जन और वैश्विक ऊष्मन को कम करने के लिए। नंबर 2, जैव विविधता के संरक्षण के लिए और इसके लाभ के दार्शनिक उपयोग के लिए। नंबर 3, आक्रामक अपरतन जातियों द्वारा स्थानीय जातियों पर हुए जोखिम के मूल्यांकन के लिए। या नंबर 4, CFC के उपयोग को तत्काल समाप्त करने के लिए जो ओजोन परत को हॉर्स कर रही है। ठीक है, मतलब क्षति कर रही, क्षति पहुंचा रही है। तो ये आज का क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा इसका? तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, कि सन 1992 में जो रियो दी जेनेरियो में एक संपन्न हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, वो क्यों किया गया था? जैव विविधता के संरक्षण के लिए और इसे लाभ के लिए दार्शनिक उपयोग के लिए। ठीक है, तो ये तब किया गया था। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, तो इसका थोड़ा डिटेल्स बता देता हूँ कि पृथ्वी सम्मेलन जो रियो जेनेरो है, रियो समिट 1992 में सभी राष्ट्रों को जैव विविधता के संरक्षण के उपयुक्त कदम उठाने तथा इसके लाभ के दार्शनिक उपयोग के लिए बुलाया गया था। नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अपना है, दुग्ध स्त्रवण के आरंभिक दिनों में माता द्वारा स्त्रावित पीला तरल कोलोस्ट्रम नवजात में प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसमें होती है जब दुग्ध स्त्रावण होता है माता के, तब आरंभिक दिनों में जब दुग्ध स्त्रावण स्टार्ट होता है तब आपने देखा होगा कि पीला जो तरल कोलोस्ट्रम जो होता है वो हमें प्राप्त होता है। तो ये जो होता है वो नवजात में प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें होती है, क्या होती है? नंबर 1, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। नंबर 2, एक केंद्रकाणु। नंबर 3, भक्षाणु। या फिर नंबर 4, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। तो क्या होती है ये आपको बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। ठीक है, डिटेल देखें तो जो नवदुग्ध एक पीली तरल है जो दुग्ध स्त्रवण के प्रारंभिक दिनों में मां द्वारा स्त्रावित होता है, जो नवजात शिशु में बहुत आवश्यक प्रतिरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि इनमें इम्यूनोग्लोबिन ए होता है। यह नवजात में प्राकृतिक रूप से उपार्जित निष्क्रिय प्रतिरक्षा जो है वो प्रदान करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपना देखते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि अत्यधिक शुष्क मौसम में घास की पत्तियां अंदर की ओर मुड़ जाती है। आपने देखा होगा कि जब अत्यधिक शुष्क मौसम होता है तो घास की पत्तियां होती है वो अंदर की ओर मुड़ जाती है। निम्नलिखित में से इसके सबसे उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। मतलब कारण क्या होता है? क्या रंध्रों का बंद होना, या बुलिफॉर्म कोशिकाओं का शिथिल होना, या स्पंजी पर्ण मधोतक में वायु स्थानों का सिकुड़ना, या फिर वाहिका में टाइलोसिस। ठीक है, इनमें से क्या होगा ऑप्शन? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बुलिफॉर्म कोशिकाओं का शिथिल होना। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि बुलिफॉर्म कोशिकाएं जो है वो जल तनाव के कारण शिथिल हो जाती है। इसके कारण जल की हानि को न्यूनतम करने के लिए पत्तियां जो है वो अंदर की ओर मुड़ जाती है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अंदर की ओर मुड़ जाती है पत्तियां। चलिए नेक्स्ट अपना, एक उपमध्य केंद्रीय गुणसूत्र की छोटी एवं बड़ी भुजाओं को क्या कहते हैं? एक उपमध्य केंद्रीय गुणसूत्र की छोटी और बड़ी भुजाओं को क्या कहते हैं? रिस्पेक्टिवली एस भुजा और आई भुजा, पी भुजा, एम क्यू भुजा एम पी भुजा, या फिर एम भुजा, या फिर एन भुजा। तो इसे बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट होगा, पी भुजा और क्यू भुजा। ठीक है, जो हेट्रोब्रैंकियल उपमध्य केंद्रीय सूत्र है, छोटी भुजा को पी भुजा का नाम दिया गया है, यानी कि पी मतलब पेप्टाइड अर्थात छोटी, और लंबी भुजा को क्यू भुजा नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपना, ट्राइपामिटीन के श्वसन गुणांक का मान कितना है? ट्राइपामिटीन के श्वसन गुणांक का मान कितना है? 0.9, 0.7, 0.07 या फिर 0.09? अच्छा, आपको आंसर पहले से मिल गया। चलो कोई बात नहीं, आंसर मैं बता देता हूँ इसका। बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, 0.7। 0.7 बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। देखिए फॉर्मूला वगैरह आपको दिया हुआ है। श्वसन गुणांक यानी कि RQ इज इक्वल टू मुक्त CO2 की मात्रा डिवाइड बाय प्रयुक्त O2 की मात्रा। इनमें अगर वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रुधिर कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला व्यावसायिक कारक है? निम्न में से कौन रुधिर कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला व्यावसायिक कारक है? साइक्लोस्पोरिन ए, स्टेटिन ए, बी, स्ट्रेप्टोकाइनेज सी, या फिर लाइपेज टी। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
स्टेटिन, स्टेटिन बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या बोला गया है कि स्टेरिन मोनोस्कस प्यूरियस कहलाने वाला यीस्ट यानी कि कवक से प्राप्त होता है। यह कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी एंजाइम का प्रतिस्पर्धात्मक रूप से संदबन कर कार्य करता है। ठीक है, आज के इस सेशन में हम 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं बायोलॉजी के 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और धीरे धीरे पूरी बायोलॉजी में आपको करवा दूंगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्न संरचनाओं को अंगों में उनके स्थान के साथ मिलान कीजिए। मैच दी कॉलम्स वाले क्वेश्चन है। इन कॉलम्स को इस कॉलम के साथ आपको मैच करना है और नीचे जो कोड्स दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा आपको ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आंसर कीजिए। तो आंसर बता देता हूँ, 97 का जो है वो आपका सी बिल्कुल राइट होगा, यानी कि ए का मैच होगा आपका 3 के साथ। ठीक है, बी का मैच होगा आपका 4 के साथ, सी का मैच होगा आपका फर्स्ट के साथ एंड डी का मैच होगा आपका सेकंड के साथ। चलिए, बोला गया है कि लिवरकुल जो प्रगुहिका छोटी आंत में उपस्थित होते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है लिवरकुल प्रगुहिका किसमें होती है? छोटी आंत में उपस्थित होते हैं। गलीसन सुपुट युकृत में उपस्थित होते हैं। लेगरहैंस द्वितीय समूह अग्नाशय के अंतःस्रावीय भाग को बनाते हैं और बुर्नर ग्रंथि ग्रहिणी के सम्यूकोसा में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पादपों और जंतुओं को विलोपन के कगार पर लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारण है? नंबर 1 आवासीय क्षति तथा विखंडन, नंबर 2 सूखा और बाढ़, नंबर 3 आर्थिक दोहन या फिर नंबर 4 विदेशी जातियों का आक्रमण। तो क्या कारण है? 98 का जो है वो ए कारण होगा, आवासीय क्षति तथा विखंडन। ठीक है, पादपों और जंतुओं के विलोपन के कगार पर लाने का निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कारण है आवासीय क्षति और विखंडन। क्यों? क्योंकि आवासीय क्षति और विखंडन जो है वह पादपों तथा जंतुओं को विलोपन की कगार पर लाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारण है। उदाहरण, उष्णकटिबंधीय वर्षावन की क्षति होने से वन आच्छादन 14% से 6% तक कम हुआ है। चलिए नेक्स्ट है मस्तिष्क का कौन सा भाग तापमान नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायी है? मस्तिष्क का माइंड का कौन सा भाग तापमान नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सा है? हाइपोथैलेमस इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे मस्तिष्क का ताप नियंत्रित केंद्र होता है और यह शरीर के ताप को बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी माना जाता है। कौन? हाइपोथैलेमस। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। ये कुछ विशेषताएं हैं, इन पर आपको विचार करना है और वे जीव संघ जो सभी उपरोक्त विशेषताएं दर्शाते हैं के लिए सही विकल्प चुनिए। ऐसे इनमें से कौन कौन से जीव हैं जो कि इन सभी विशेषताओं को दर्शाते हैं? तो कौन कौन से होंगे? ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, एनेलिडा, ऑर्थोपेडा और कॉर्डेटा। ठीक है, देखिए कुछ दिया हुआ है कि एनेलिडा, ऑर्थोपेडा और कॉर्डेटा में वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है। इनमें संगठन का जो अंग तंत्र स्तर, द्विपार्श्विक समिति तथा वास्तविक प्रगुही भी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि तिलचट्टे की आहार नाल में मुख्य से आरंभ कर अंगों के उचित क्रम का चयन कीजिए। आपने तिलचट्टा नाम सुना होगा, तिलचट्टा। इसकी आहार नाल में मुख से आरंभ कर अंगों के जो उचित क्रम है उसका आपको चयन करना है। ग्रसनी से लेकर रेक्टम तक का आपको चयन करना है। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, ग्रसनी से जाएगा ग्रसिका, फिर शस्य, फिर पेशनी, फिर इलियम, फिर कोलन और फिर रेक्टम। ठीक है, चलिए इसी प्रकार का कुछ दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा युग्म हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्य उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस गैसेस के लिए मुख्य उत्तरदायी कौन सा युग्म है? ओजोन और अमोनिया, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो क्या होगा? डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, CO2 और CH4। CO2 और CH4, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। नेक्स्ट आप वो थोड़ा देख लेते हैं इसके कुल जो भूमंडलीय तापन में विभिन्न हरित गैसों का सापेक्षिक योगदान है। CO2 का जो है वो 60% है, CH4 का 20% है, CFC का 14%, N2 का 6%, CO2 तथा CH4 मुख्य हरित गृह गैसें हैं। और फ्रेंड्स अभी जो ये कोरोना वायरस की सिचुएशन चल रही है
उसको लेकर WHO की एक रिपोर्ट आई है, जो अपनी ओजोन परत है उसको लेकर, कि उसकी जो उसमें जो क्षति हुई है, ओजोन परत में जो क्षति है, जो छेद है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है। ये जो छेद है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है। ये इसके कम होने का कारण क्यों है? कुछ सभी जो फैक्ट्रीज वगैरह है वो बंद है और प्रदूषण वगैरह अभी नहीं फैल रहा है, क्योंकि सभी जो लोग हैं जो अपने अपने घरों में हैं, और इस प्रदूषण की वजह से ये जो है वो छेद जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। और इसी तरह की सिचुएशन रही तो छेद धीरे धीरे कम हो जाएगा, और जो ओजोन परत है वो हमें पहले की तरह जो लेयर है वो हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय विकार वंशागत है? एपाथनिक, पेशीय दुष्पोषण, माइस्थोनिया ग्रेविस या फिर बोटुलिज्म? देन इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो होगा बी, पेशीय दुष्पोषण। पेशीय दुष्पोषण जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपना देखिए, कुछ दिया हुआ है कि अनुवांशिक विकारों के कारण कंकाल पेशी का अनुक्रमित अपहासन, जबकि शरीर तरल में कैल्शियम आयनों की कमी से पेशी में तीव्र ऐंठन एपातनिका कहलाती है। माइस्थेलिया ग्रेविस एक स्व प्रतिरक्षा विकार है जो तंत्रिका पेशी संधि के प्रभावित करता है। इससे कमजोरी और कंकालीय पेशियों का पक्षघात होता है। बोटुलिज्म एक अपूर्व तथा सबसे खतरनाक प्रकार का खाद्य विषाक्तता है जो विषाणु कोलेस्ट्राइडम बोट्यूलिनम के कारण होता है। बोट्यूलियनम। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि पक्षमापधारी उपकला कोशिकाएं कणों अथवा श्लेष्मा को एक विशेष दिशा में संचालित करने के लिए जरूरी होती है। मानव में ये कोशिकाएं कहाँ उपस्थित होती है ये आपको बताना है। पित्त वाहिनी या श्वसनलिकाओं में, डिंब वाहिनियों या फिर अग्नाशय वाहिनी में, यूस्टेशियन नली एवं लार वाहिनी में, या श्वसनिकाओं एवं डिंब वाहिनियों में कहाँ होती है? तो इसका आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, श्वसनिकाओं एवं डिंब वाहिनियों में। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार कि आपको 2 स्तंभ दिए हुए हैं, 2 कॉलम्स दिए हैं, इनको आपको मैच करना है। मैच दी कॉलम्स का ये आपका क्वेश्चन है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ए का मैच होगा 4th के साथ, ए का मैच जो है वो 4th के साथ होगा। बी का मैच होगा आपका 1st के साथ, सी का मैच होगा आपका 2nd के साथ, और डी का मैच होगा आपका 3rd के साथ। ठीक है, ये 5th वैसे ही दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट अपना, निम्नलिखित में से कौन एक जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण की विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण की विधि नहीं है? जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र, वन्यजीव अभयारण्य, वनस्पतिक उद्यान या फिर पवित्र वन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वनस्पतिक उद्यान। क्या दिया है डिटेल्स में? डिटेल्स में दिया हुआ है कि वनस्पतिक उद्यान वही स्थानीय संरक्षण यानी कि ऑफ साइट संरक्षण अर्थात सजीव पादप वनस्पति जगत मानव प्रबंधित तंत्र में संरक्षित किए जाते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक स्पीशीज में नवजात का भार 2 से 5 केजी के बीच है। 3 से 3.3 केजी औसत वजन वाले 97% नवजात जीवित रहते हैं, जबकि 2 से 2.5 केजी भार वाले अथवा 4.5 से 5 केजी वाले 99% नवजात मर गए। यहाँ किस प्रकार की वर्ण क्रिया हो रही है? दीक्षात्मक वर्ण, स्थायी कारक वर्ण, विदारक वर्ण या फिर चक्रीय वर्ण? तो किस प्रकार की हो रही है? बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, स्थायी कारक वर्ण। ठीक है, दिए हुए आंकड़े स्थायी कारक वर्ण दर्शाते हैं क्योंकि 3 से 3.3 तक केजी तक के बीच का औसत भार वाले अधिकांश नवजात जीवित रहते हैं तथा कम या अधिक भार वाले शिशु का कम उत्तरजीविता दर होता है। इसी प्रकार से इसको क्या कहेंगे? स्थायी कारक वर्ण कहेंगे। चलिए नेक्स्ट है, कोशिका चक्रण की अवस्थाओं का सही क्रम दर्शाना है आपको। कोशिका चक्रण की अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो सही क्रम जो है वो डी होगा, G1, S, G2 या फिर M। कोशिका चक्र की प्रवस्थाओं का सही अनुक्रम यही है। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, कोशिकीय क्रियाओं का स्टेरॉयड हार्मोन किस प्रकार प्रभावित करते हैं?
तो किस प्रकार करते हैं, डीएनए से बंधकर एवं जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाकर क्या होगा कि स्टेरॉयड हार्मोन कोशिकाओं में प्रत्यक्ष रूप से प्रवेश करते हैं और हार्मोन ग्राही सम्मिश्र के निर्माण के लिए केंद्रक में अंत्य कोशिकाएं ग्राही के साथ बंधित होते हैं। हार्मोन ग्राथी सम्मिश्र जीनोम के साथ अंत्यक्रिया करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। नंबर 1 है लैनकाओं में बहुत से जल अपघटीय एंजाइम होते हैं। नंबर 2, लैनकाओं के जल अपघटीय एंजाइम अम्लीय पीएच में क्रियाशील होते हैं। नंबर 3, लैनकाएं झिल्ली से गिरी हुई संरचनाएं हैं। या फिर नंबर 4, लैनकाएं अंत्यद्रव्यीय जलिका में संवेष्टन प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। ठीक है, तो नंबर 4 बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, लैनकाएं अंतर्द्रव्य जलिका में संवेष्टन प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। डिटेल्स देखें तो उसमें यही लिखा हुआ है कि लैनकाएं गोल्जी काया की विपक्ष सतह से पृथक होती है और लैनकाई एंजाइमों की पूर्वगामी आरईआर द्वारा संचालित होते हैं तथा इसके पश्चात पुण्य संसाधन के लिए गोल्जी काय में बेचे जाते हैं। कि पुष्पी पादपों में निषेचन के पश्चात विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, रॉन्ग है। नंबर 1, अंडाशय फल में विकसित होता है। नंबर 2, युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। नंबर 3, केंद्रीय कोशिका भ्रूण पोषण में विकसित होती है। और नंबर 4, बीजांड भ्रूण कोश में विकसित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, बीजांड भ्रूण कोश में विकसित होता है। ये बिल्कुल गलत है। थोड़ी डिटेल्स देखें तो दिया गया है कि जो बीजांड होता है वो बीज में उपस्थित होता है, निषेचन परिवर्तन होता है। ठीक है, अंडाशय फल में होता है, युग्मनज भ्रूण में और केंद्रीय कोशिका भ्रूण कोश में होता है। ठीक है, याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट है अपना कॉन्कनेवलिन। कॉन्कनेवलिन ए क्या है। नंबर 1, एल्केलाइड। नंबर 2, वाष्पशील तेल। नंबर 3, लैक्टिन। या फिर नंबर 4, वर्णक। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सी, यानी कि लैक्टिन। डिटेल देखें तो जो कॉन्कनेवलिन है ये एक द्वितीय उपचायक है, उदाहरण लेसिथिन। इसके पास आरबीसीज को चिपकाने का लक्षण होता है। चलिए नेक्स्ट अपना प्रश्न है, एंजाइमों के बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन के लिए सूक्ष्म जीवों को उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है। ए, बीओडी ऊष्माचीय। बी, अव्वल उपचारक। सी, औद्योगिक ओवन। या फिर जी, जैव रिएक्टर। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जैव रिएक्टर। जैव रिएक्टर बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। किस प्रकार से, क्योंकि एंजाइम के अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए जैव रिएक्टर उपकरण का उपयोग किया जाता है। अधिक मात्रा में होने वाले उत्पादन में जैव रिएक्टर भी सम्मिलित होते हैं, यानी कि शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित को ध्यान में देखिए, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। जो कि नंबर है सह एंजाइम तथा धातु आयन जो एंजाइम प्रोटीन से दृढ़ता से बंधे होते हैं प्रोस्थेटिक समूह कहलाते हैं। नंबर बी, एक प्रोस्थेटिक समूह से बंधा पूर्ण उत्प्रेरक सक्रिय एंजाइम एपो एंजाइम कहलाता है। ठीक है, इन दोनों को ध्यान से पढ़ना है और आपको बताना है कि क्या ए और बी दोनों सत्य है, क्या ए सत्य है या बी गलत है, या फिर दोनों ही असत्य है, या फिर ए सत्य है लेकिन बी सत्य है। ए असत्य है और बी सत्य है। ठीक है, तो इनमें से आपका जो राइट आंसर होगा 114 का वो होगा बी, यानी कि ए जो है वो बिल्कुल राइट है और बी बिल्कुल आपका रॉन्ग हो जाएगा। किस प्रकार से, क्योंकि सह एंजाइम या धातु आयन जो एंजाइम प्रोटीन के साथ दृढ़ता से जुड़े होते हैं उसे प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। एक पूर्ण उत्प्रेरक सक्रिय एंजाइम अपने जुड़े हुए प्रोस्थेटिक समूह के साथ होलो एंजाइम कहलाता है। क्या कहलाता है, होलो एंजाइम। चेक करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाने वाले प्यूरिन कौन से हैं। डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाने वाले प्यूरिन कौन से हैं। एडेनिन और थाइमिन, एडेनिन और ग्वानिन, ग्वानिन और साइटोसिन, या फिर साइटोसिन या फिर थाइमिन। देन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, क्या दिया गया है कि डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाने वाले प्यूरिन एडेनिन तथा ग्वानिन है। कौन कौन से है, एडेनिन और ग्वानिन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, नर जनन तंत्र में शुक्राणु कोशिकाओं के परिवहन के सही क्रम का चयन कीजिए। सही क्रम का आपको चयन करना है कि क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शुक्र जनन नलिका से जाता है वर्षण जलिकाएं, उसके बाद शुक्र वहिकाएं, उसके बाद अधिवृक्षण, नेक्स्ट शुक्रवाहक, नेक्स्ट रसकलिया वहिनी, फिर मूत्र मार्ग, या फिर और उसके बाद यूथ्रल मीटिस। ये पूरा का पूरा एक
परिवहन तंत्र रहता है। ठीक है, पुरुष जनन तंत्र में शुक्राणु कोशिकाओं के परिवहन का सही अनुक्रम यही है। चलिए नेक्स्ट अपना है होमोनिंडो के उनके सही मस्तिष्क माप के साथ मिलान कीजिए। ये होमोनिंडो दिए हुए हैं, उनको सही उनके मस्तिष्क माप जो होता है उनके साथ मिलान करना है। होमो हैबिलिस, होमो निएंडरथैलेसिस, होमो इरेक्टस या फिर होमो सैपियंस। चलिए तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा, यानी कि ए का मैच होगा आपका 3 के साथ, बी का मैच होगा आपका 4 के साथ, सी का मैच होगा आपका 1 के साथ एंड डी का मैच होगा आपका 2 के साथ। ठीक है, इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा ये मैच होगा। आगे दिया हुआ है कि होमो हैबिलिस का जो मस्तिष्क का ताप होता है वो 650 to 850 तक होता है। होमो निएंडरथैलेसिस का 1400, होमो इरेक्टस का 900 और होमो सैपियंस का 1350। चलिए नेक्स्ट अपना है, जैसा कि ह्यूगो डी ब्रिज ने प्रस्तावित किया कि उत्परिवर्तन के कारण विभिन्नताएं होती है, यह कैसी होती है। जो ह्यूगो डी ब्रिज है उन्होंने प्रस्तावित किया था, उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि उत्परिवर्तन के कारण जो है वो विभिन्नताएं पाई जाती है। तो वह कैसी होती है, यादृच्छिक और दीक्षात्मक, यादृच्छिक और दीक्षा रहित, छोटी और दीक्षात्मक या फिर छोटी और दीक्षा रहित। तो ये जो होती है विशेषताएं वो बी प्रकार की होती है, यानी कि यादृच्छिक और दिशा रहित। ठीक है, क्या है कि ह्यूगो डी ब्रिज के अनुसार उत्परिवर्तन यादृच्छिक और दिशा विहीन होता है। डी ब्रिज ने माना कि उत्परिवर्तन जाति के उद्भव के कारण होता है, अतः यह सोल्टेशन विशाल उत्परिवर्तन का बड़ा कदम कहलाता है। क्या कहलाता है, सोल्टेशन। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्न कोशिकांगों के युग्म में किस में डीएनए नहीं होता है। सूत्रकणिका में लैनकाय, क्लोरोप्लास्ट एवं रसधनिया, लैनकाय एवं रसधनिया या फिर केंद्रक आवरण एवं सूत्रकणिका। तो किसमें डीएनए नहीं होता है, तो लैनकाय और रसधनिया, सी में जो है वो डीएनए नहीं पाया जाता। लैनकाय युक्तिकाओं में डीएनए जो है वो नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, वायु द्वारा उत्पन्न एलर्जन एवं प्रदूषकों के कारण नगरीय स्थानों में काफी व्यक्ति श्वसनी विकार जो गड़गड़ाहट उत्पन्न करते हैं से पीड़ित होते हैं, क्योंकि नंबर 1 नासिका गुहा में श्लेष्मा स्तर की मामूली वृद्धि, नंबर 2 श्वसनी एवं श्वसन नलिकाओं का इन्फ्लेमेशन, नंबर 3 रेशेदार ऊतकों का प्रोलिफरेशन एवं कुपिका भित्तियों की क्षति, नंबर 4 न्यूमोसाइट के द्वारा पृष्ठ सक्रियण के स्रवण में कमी। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्वसनी एवं श्वसन नलिकाओं का इन्फ्लेमेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, उससे पहले मैं डिटेल दिखा देता हूं कि श्वसनी और श्वसन नलिकाओं के शोध के कारण होने वाली गड़गड़ाहट से श्वसन में होने वाली कठिनाइयों को दमा कहा जाता है। यह वायु से उत्पन्न एलर्जी और प्रदूषकों में वृद्धि के कारण हो सकता है। दमा एक एलर्जी संबंधी स्थिति है। शहरी क्षेत्रों में अधिकांश लोग इस श्वसन विकार से प्रेरित होते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को जैसा कि पता है कि कोविड-19 की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है, और जिस प्रकार की कोविड-19 की सिचुएशन है और जिस प्रकार का ये माहौल है पूरे वर्ल्ड में, उसको देखते हुए कोविड-19 इस वायरस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि इस वायरस से रिलेटेड आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो सेशन है वो मैं प्रोवाइड करवाऊं या फिर नहीं। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जिसमें कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट आपको अनुचित कथन का चयन करना है, इनकरेक्ट जो चयन ऑप्शन है उसको चयन करना है। नंबर 1 है नर फल मक्खी विषम युग्म की होते हैं। नंबर 2 नर टिड्डों में 50% शुक्राणुओं में लिंग गुणसूत्र नहीं होते। नंबर 3 पालतू मुर्गों में संतति का लिंग शुक्राणु के प्रकार पर निर्भर करता है, न कि अंडाणु पर। और नंबर 4 मानव नरों के एक लिंग गुणसूत्र दूसरे के अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कि पालतू मुर्गों में संतति का लिंग जो शुक्राणु के प्रकार निर्भर करता है, ना कि अंडाणु पर। यह बिल्कुल ही अनुचित होगा। क्यों? क्योंकि पक्षी मादा में विषम योग्यता पाई जाती है, अतः संतति का जो लिंग है वो शुक्राणु के प्रकार के स्थान पर अंड के प्रकार पर निर्भर करता है। नीचे आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, वो आप देख सकती हैं। ठीक है, पक्षी फाउल का। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि जैव अणुओं के एक मिश्रण किसमें उपचार करके डीएनए अविक्षेपण प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 1 आइसोप्रोपेनॉल से, नंबर 2 शीतित इथेनॉल से, नंबर 3 कमरे के तापमान पर मिथेनॉल से, या फिर नंबर 4 शीतित क्लोरोफॉर्म से।
तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शीतित इथेनॉल से। किस प्रकार? क्योंकि जो वंचित जीन के पृथक्करण के दौरान डीएनए के अवशेषण के लिए शीतल इथेनॉल प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको अनुचित कथन ही चयन करना है। नंबर 1 है अतः प्रजनन समयुग्मता में वृद्धि करता है। नंबर 2, अतः प्रजनन किसी जानवर के शुद्ध वंशक्रम के विकसित होने के लिए आवश्यक है। नंबर 3, अंतः प्रजनन हानिकारक अप्रभावी जीनों का चयन करता है जो जननता एवं उत्पादकता कम करते हैं। नंबर 4, अतः प्रजनन श्रेष्ठ जीनों के संग्रह एवं अवांछनीय जीनों के उन्मूलन में सहायता करते हैं। तो नंबर 3 बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। अतः प्रजनन हानिकारक अप्रभावी जीनों का चयन करता है जो जननता एवं उत्पादकता कम करते हैं। ठीक है, ये कुछ डिटेल्स दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, निम्न जैविकों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं से सुमेलित कीजिए। ये जो कुछ वस्तुएं दी हुई है ये वाली, उनको उत्पादित उनके जैविकों से जो है वो आपको व्यवस्थित करना है। लैक्टोबैसिलस, सैक्रामाइज, सेरिविसी, एस्पार्जिलस निगर, एसिटोबैक्टर एसिटी, इन चारों को आपको ऐड करना है। ठीक है, जो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा 125 का वो आपका ऑप्शन होगा बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। 2 नंबर, ए का मैच होगा आपका सेकंड के साथ, बी का मैच होगा आपका फोर्थ के साथ, ठीक है, सी का मैच होगा आपका 3 के साथ एंड डी का मैच होगा आपका 5th के साथ। ठीक है, लैक्टोबैसिलस का आपको पता है कि दही में पाया जाता है, इसी के कारण जो है वो दही में बैक्टीरियाज बनते हैं और दही जमती है। ठीक है, तो थोड़ी डिटेल्स देख लीजिए कि लैक्टोबैसिलस जो है वो दही का उत्पादन होता है, सेक्टमराइज सेरिविसी से ब्रेड उद्योग चलता है, एस्पार्जिलस निगर से सिट्रिक अम्ल उत्पादन होता है और एसिटोबैक्टर एसिटी से एसिटिक अम्ल जो है वो उत्पादन होता है।